गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके विज्ञान फर्स्ट के पहला पाठ गुरुत्वाकर्षण इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसमें देखिए कुछ पॉइंट ऊपर दिए गए हैं। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय बल एवं अभिकेंद्री बल, केपलर का नियम, न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, मुक्त पतन और मुक्त वेग। इस पाठ में हम यही सब पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं और इसको देख करके समझिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक वैश्विक बल है जो केवल पृथ्वी पर स्थित दो पिंडों के बीच ही नहीं अपितु किन्हीं भी दो खगोलीय पिंड के बीच भी प्रयुक्त होता है। यह हमने कक्षा 8वीं में देखा ही है। इस बल की खोज कैसे है उसे हम जानेंगे। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल एक वैश्विक बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? एक वैश्विक बल। वैश्विक बल मतलब यह पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि कार्य करता, यह ब्रह्मांड के हर एक जगह क्या करता है? कार्य करता है। हर एक वस्तु के बीच क्या करता है? यह कार्य करता है। जरूरी नहीं है कि पृथ्वी पर ही कार्य करे। इसलिए इसे कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक वैश्विक बल है, अर्थात यह हर जगह क्या करता है? कार्य करता है। अब आते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व माने क्या होता है? पृथ्वी। आकर्षण माने क्या होता है? खिंचाव। यानी पृथ्वी जो क्या करती है? हर एक वस्तु को ऊपर से क्या करती है? अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है, जिसे हम क्या करते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। यह आपको पता है, पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। और एक बहुत पहले की जो है एक तरह से कहानी जैसा है, तो आप पहले से ही पढ़ रहे हैं। तो सर आइजैक न्यूटन जो है, जब 23 वर्ष के थे, 1665 में 23 वर्ष के थे, तभी इन्होंने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण की खोज की। ऐसा आपको मालूम है कि एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। सेब जो है इनके सामने आकर के गिरता है, कुछ समय पश्चात जो है इनके सर पे भी आकर गिरता है। तो वह सोचने लगते हैं कि आखिर सेब जो है वह क्यों नीचे के ही तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है। देखो यहाँ ने लिखा है, उन्होंने सोचा कि सभी सेब लंबवत दिशा में सीधे नीचे ही क्यों गिरते हैं, तिरछे क्यों नहीं गिरते, या क्षितिज के समांतर रेखा में क्यों नहीं जाते, यानी कि ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाते हैं। तो अत्यंत विचार मंथन करने के पश्चात उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी सेब की ओर आकर्षित करती होगी। इस आकर्षण बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। उनको पता चला कि बहुत समय बाद विचार मंथन किए, बार बार सोचा उन्होंने, पता चला कि पृथ्वी जो है वह क्या करती है? सेब को अपनी तरफ, नीचे की तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है। और खासकर कहाँ? अपने केंद्र की तरफ। केंद्र यानी क्या होता है? बीच का भाग। इसीलिए क्या होता है कि सेब या कोई भी वस्तु जो होती है, ऊपर से जब नीचे गिरती है तो वह लंबवत गिरती है, वह इधर उधर नहीं जाती, तिरछी नहीं गिरती है। तो वृक्ष के सेब से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने वाली दिशा क्षैतिज के लंबवत होने के कारण सेब वृक्ष के क्षैतिज के लंबवत दिशाएं नीचे गिरता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे जो चित्र दिया गया है उसे आपको समझना है। कोई भी चीज़ देखिए वह क्या होता है? नीचे सीधा लंबवत केंद्र की तरफ गिर रहा है। ऊपर से कोई वस्तु है, देखिए वह क्या कर रही है? पृथ्वी की तरफ आ रही है, लेकिन वह गुरुत्वीय बल के कारण क्या है? वह पृथ्वी के गुरुत्व के कारण वह नीचे की तरफ आ रही है और लंबवत आ रही है। लंबवत यानी सीधा इसलिए आ रही है क्योंकि वह क्या है? गुरुत्व के कारण हो रहा है। पृथ्वी में गुरुत्व होने के कारण ही क्या हो रहा है? वह नीचे की तरफ आ रही है, न कि आड़ी टेढ़ी है, तिरछा ही गिरती है। यही कारण होता है कि वह लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। आगे जो है
आगे समझिए, बल और गति, फोर्स एंड मोशन। किसी पिंड के वेग के परिणाम या गति की दिशा परिवर्तित करने के लिए उस पर बल प्रयुक्त करना आवश्यक है, यह हम देख चुके हैं। क्योंकि जब तक हम किसी पिंड पर बल नहीं लगाते तब तक वह क्या होता है, उसमें दिशा परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि वह वस्तु क्या होती है, उसी स्थान पर रह जाती है। जब हम उस पर बल लगाते हैं तो वह क्या करती है, अपना दिशा बदलती है, और जिधर बल हम लगाते हैं अत्यधिक उसी दिशा में वो क्या करती है, आगे की तरफ बढ़ती है, और तभी उसमें क्या होता है, परिवर्तन आता है। तो किसी पिंड पर बल लगाने पर बाद ही क्या होता है, उस पर कोई परिणाम दिखाई देता है। आगे देखिए, सर आइजैक न्यूटन 1942-1727 आधुनिक समय के अग्रणी वैज्ञानिक माने जाते हैं। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ। गति के नियम के गति के समीकरण, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में प्रतिपादित किए। उसके पूर्व केपलर ने ग्रहों के कक्षाओं का वर्णन करने के 3 नियम प्रतिपादन किए थे, परंतु इस नियम के अनुसार भ्रमण करते हैं, इसका कारण नहीं पता था। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का उपयोग करके उस नियम को गणितीय विधि के द्वारा सिद्ध किया कि न्यूटन ने प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा और गणित जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने गणित की एक नई शाखा की खोज की। कैलकुलस के नाम से पहचानी जाने वाली इस शाखा का गणित और भौतिक शास्त्र में भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। न्यूटन परावर्तन दूरबीन बनाने वाले पहले वैज्ञानिक हैं। देखो, कैलकुलस आप 12वीं में पढ़ेंगे आगे जाकर के, मैथ की बुक है। तो देखिए, केपलर जो सिद्ध नहीं कर पाए थे, न्यूटन ने उसको क्या किया, अपने 3 नियमों के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया। तो वृत्ताकार गति और अभिकेंद्री बल, यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है, रस्सी के सिरे का पर एक पत्थर बांधिए, रस्सी का दूसरा सिरा हाथ में पकड़कर नीचे दी गई आकृति में दिखाए अनुसार इस प्रकार घुमाए कि पत्थर एक वृत्त पर घूमे। उस पत्थर पर क्या आप कुछ बल प्रयुक्त कर रहे हैं, उसकी दिशा कौन सी है, यह बल प्रयुक्त न होने के लिए आप क्या करेंगे, और ऐसा करने पर पत्थर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित है, देखिए, जब आप बल प्रयुक्त नहीं करेंगे तो वह निश्चित है कि वह गति नहीं करेगा, वह एक दिशा ग्रहण नहीं करेगा। जब तक हमने रस्सी को पकड़ रखा था तब तक हम उस पत्थर को अपनी ओर अर्थात वृत्त के केंद्र की ओर खींचते हैं। इसका अर्थ है कि पत्थर का कक्षा का केंद्र की दिशा बल प्रयुक्त कर रहे हैं, यानी हम केंद्र, जब हाथ है हमारा, वह क्या होता है, केंद्र होता है, और केंद्र से ही क्या होता है, उसे बल प्रयुक्त यानी बल दिया जाता है। इसलिए वह क्या करता है, वृत्त में क्या करता है, वह चक्कर लगाता है। तो हमने रस्सी छोड़ दी तो पत्थर पर हमारे द्वारा लगाया गया बल समाप्त हो जाएगा। उस क्षण वृत्त पर पत्थर के स्थान पर स्थित स्पर्श रेखा की दिशा में पत्थर फेंका जाता है, क्योंकि उस क्षण वह वेग की दिशा होती है। यानी अगर हम हाथ से अगर उसे छोड़ देते हैं तो वह एक गति प्राप्त कर लेता है, और जिधर ज़्यादा बल लगता है वह क्या होता है, वह पत्थर उसी तरफ चला जाता है। इसीलिए क्या होता है कि इसे जो ग्रह होते हैं वह भी इसी कारण क्या होते हैं, बंधे होते हैं, वह वृत्ताकार इसीलिए गति करते हैं, क्योंकि जो केंद्र होता है लंबवत, वह क्या करता है, अपनी तरफ उसे क्या करता है, खींचता रहता है। इसीलिए वह वृत्ताकार गति में क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। तो रस्सी का देखिए एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, समझना है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं केपलर का नियम। प्राचीन काल से ही मनुष्य ग्रहों की स्थिति का निरीक्षण करते आया है। गैलीलियो के पहले निरीक्षण केवल आँखों से ही किए जाते थे। 16वीं शताब्दी तक ग्रहों की स्थिति और गति विषयक बहुत सी जानकारी उपलब्ध हुई थी। योहानस केपलर नामक वैज्ञानिक ने इस संपूर्ण जानकारी का अध्ययन किया। उन्होंने यह ज्ञात
उन्हें यह ज्ञात हुआ कि ग्रहों की गति के कुछ विशिष्ट नियम हैं। उन्होंने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम प्रतिपादित किए। केपलर के वो 3 नियम नीचे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा बनाई गई है। दीर्घ माने बड़ा जो वृत्त है, देखिए यहाँ पे बनाया गया है। दीर्घ वृत्त का अर्थ होता है किसी शंकु के किसी एक प्रतल द्वारा तिरछा प्रच्छेदित करने का पर तैयार होने वाली आकृति। इसे प्रतलीय दीर्घ वृत्त कहते हैं। प्रतल यानी नीचे का जो भाग होता है, बेस। इसके 2 नाभि बिंदु होते हैं। इन 2 नाभि बिंदुओं से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरियों का योगफल एक समान होता है। ध्यान समझिए, इन 2 नाभि बिंदुओं से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु के दूरियों का एक फल क्या होता है? योगफल एक समान होता है। जोड़ने के बाद वह क्या होता है? एक समान। जैसे एग्जाम्पल देखिए नीचे दिया गया है, AF1 प्लस AF2, AF1 प्लस AF2 बराबर BF प्लस BF2 बराबर क्या होगा? CF1 प्लस CF2। यानी कहने का मतलब यह एक दूसरे के क्या हैं? योगफल करने के बाद एक समान होते हैं। केपलर ने यानी अपने सिद्धांत में प्रतिपादित किया, बताया। यानी किसी भी बिंदु से जो है नाभियों के, अगर इन 2 नाभियों के वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरियों का योगफल क्या होता है? एक समान होता है। केपलर का पहला नियम है, देखिए आप वृत्त देखिए जिन्होंने दर्शाया है। इसमें इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए हैं इसे वृत्त के ऊपर। ग्रह के सूर्य की परितः परिभ्रमण कक्षा। ग्रह की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है तथा सूर्य कक्षा के एक नाभि पर स्थिर होता है। सूर्य देखिए क्या है, एक इसमें बताया गया है। सूर्य क्या है? एक तारा है। तो ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। दीर्घवृत्ताकार देखिए यहाँ पे दिया गया है, बड़ा सा वृत्त है। और सूर्य उस कक्षा के एक नाभि पर स्थित होता है। नाभि माने क्या होता है? केंद्र, यानी बीच में क्या होता है? वह स्थिर होता है। यह देखिए सूर्य यश दर्शाया गया है और ग्रह जो क्या है ABCDEF ऐसे क्या किए गए हैं? ग्रह दर्शाए गए हैं। तो पहला नियम क्या है इनका? ग्रह की कक्षा दीर्घाकार होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के एक नाभि पर स्थिर होता है, यानी केंद्र में। और वह क्या होता है? गुरुत्व का प्रतीक होता है उसके। इसीलिए क्या होता है? वह केंद्र के चारों तरफ जो ग्रह होते हैं वह क्या होते हैं? लंबवत दूरी तय करते हैं। केपलर का दूसरा नियम देखिए, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। तो देखिए A से लेकर के B की जो दूरी है, जो क्षेत्रफल है, पहला देखिए A से B की दूरी, जो क्षेत्रफल है यह क्या है? थोड़ा सा चौड़ा है। और वही आप देखिए C से लेकर के D का क्षेत्रफल जो है यह क्या है? थोड़ा लंबवत है, फैला हुआ है, लेकिन समान है। यह फैला हुआ है। A से B क्या है? फैला हुआ है। और D से C क्या है? थोड़ा लंबवत है, लंबा है। और क्या है? सूर्य से थोड़ा लंबा है, लेकिन समयावधि समान है। समयावधि क्या है? समान है। यानी जो ग्रह A से B की तरफ जितना जाता है उतना समय जो है C से D भी लेता है। C से D भी, यानी उतना ही क्षेत्रफल वह व्यक्त करता है, लेकिन वह थोड़ा लंबवत होता है। वही देखिए आप E से F, यानी यह क्या है? थोड़ा ज़्यादा लंबवत है, लेकिन समयावधि जो समान, समयावधि क्या है? समान क्षेत्रफल है। यानी AB का, CD का और EF का क्या है? समयावधि समान क्षेत्रफल है, यानी समान क्षेत्रफल व्याप्त करता है। बस क्या होता है? कोई लंबवत होता है और कोई क्या होता है? शंकु होता है, थोड़ा सा कम होता है। यह दूसरा इनका क्या था? नियम था।
केपलर का तीसरा नियम है सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। ध्यान समझिए, सूर्य की परिक्रमा करने वाले, सूर्य की परिक्रमा जितने सब ग्रह करते हैं, आवर्त काल का वर्ग ग्रह की सूर्य की औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। अर्थात देखिए, अगर ग्रह का आवर्त काल टी होगा तो सूर्य का आवर्त काल, सूर्य का से उसका औसत अंतर क्या होगा, आर हो। इसे यहाँ देखिए, टी स्क्वायर अल्फा आर क्यूब, अर्थात टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब बराबर स्थिर के। दूरी क्या होती है, घन के समानुपाती होती है। तो यह सूत्र है, आपको तैयार करना है। केपलर के ये नियम केवल नियमित रूप से निरीक्षण करके ग्रहों के स्थानों का मापन करके खोजें। ग्रह इन नियमों का पालन करते हैं, इसका कारण उन्हें ज्ञात है। नहीं था तो गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित करते समय केपलर के नियम इस प्रकार सहायक हुए, यह हम आगे देखेंगे। तो केपलर ने देखिए नियम तो प्रतिपादित किया, लेकिन इन्होंने पूर्णतः सिद्ध नहीं कर पाया, और उसी को क्या किया, आइजैक न्यूटन ने क्या किया, उसी को अपने 3 नियमों के माध्यम से, तीनों नियम के माध्यम से, गणितीय श्रृंखला के माध्यम से उसे सिद्ध किया कि किस प्रकार से जो होता है ग्रह जो होते हैं किस प्रकार से वो अपनी कक्षा बदलते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने क्या किया। तो केपलर का नियम इसी प्रकार से सर जैक न्यूटन को जो है बहुत सहायक सिद्ध हुआ। तो आगे हम जो है अगले सर जैक आइटन के जो 3 नियम हैं, आगे हम बाद में पढ़ने वाले हैं।